हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्लास तो चल ही रहा है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन लगे कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है उसको अपने कॉपी में नोट कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद की दो विशेषताओं को उल्लेख करें। किताबुल हिंद जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसकी दो विशेषताओं को बताना है। अब आप लोग सबसे पहले बताइए कि किताबुल हिंद जो है वह किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। अब इसी में पूछ रहा है कि उसकी दो विशेषताओं बताए। ऐसा नहीं है कि किताबुल हिंद की केवल दो ही विशेषता है, इसकी विशेषताएं बहुतों है, लेकिन हम लोग को केवल दो ही विशेषता बताना है। तो हम लोग लिखेंगे किताबुल हिंद की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। किताबुल हिंद की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। किताबुल हिंद की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट है। ऐसा भाषा में लिखा गया है कि उसको कोई भी आदमी पढ़ सकता है। दूसरा लिखेंगे हम लोग, दूसरी लिखेंगे यह एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब यह एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, मतलब धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। मतलब जो किताबुल हिंद में जो अल बरूनी जो उस समय भारत के यात्रा पे आए थे, उन्होंने उस समय भारत में जो जो चीज़ देखा उन सभी चीज़ों का उल्लेख वो अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। सहायक संधि जो मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी रियासतों के बीच होता था, वह उससे आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। जो सहायक संधि जो होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुआ करता था, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी। और इस संधि के बाद जो भारत का जो देशी रियासत जो था, भारतीय राज्य था, वो अंग्रेजों से अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ और इसी के कारण भारत में ब्रिटिश जो था धीरे धीरे अपनी जो अपनी संप्रभुता को बढ़ाते चली गई और धीरे धीरे वह एक बड़ा अपना भारत को अपना एक बड़ा उपनिवेश बना लिया। इसे 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक हुई थी और इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में चार समानताओं को बताएं। जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे उनमें चार समानताएं को बताना है, मतलब उन दोनों में कौन सी चार ऐसी बात है जो दोनों में समान थी। तो हम लोग लिखेंगे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में चार समानताएं निम्नलिखित है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चार समानताएं बहुतों है। सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों ही अनीश्वरवादी है। दोनों कैसे है, अनीश्वरवादी है। दूसरा लिखेंगे दोनों वैदिक यज्ञ कर्म कांड का विरोध करते थे। मतलब वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों जो होते थे वो यज्ञ और कर्म कांड का विरोध करते थे। तीसरा लिखेंगे कि दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्राकृत एवं पाली में देते थे। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म वो दोनों जो थे वो अपना उपदेश जो देते थे वो प्राकृत में देते थे एवं पाली में देते थे। जैसे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कौन भाषा में दिए है, प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो और चौथा लिखेंगे जाति प्रथा का दोनों धर्मों से कोई स्थान न था। मतलब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था दोनों का जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या है। मतलब जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है, जो 5 पिलर बोल सकते हैं, वो क्या है।
तो हम लोग लिखेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत निम्नलिखित है। पहला जो पंच महाव्रत है सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। इसका मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा होता है अहिंसा, इसका मतलब होता है कि कभी भी हिंसा मत करो, कभी भी हिंसा मत करो। तीसरा होता है अतिशय, अतिशय का मतलब होता है कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों को वश में रखो। अब हम आप लोग को बता दें कि ये शुरू का जो 4 है, ये शुरू का जो 4 उपदेश है, यह पार्श्वनाथ दिए थे। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे, पार्श्वनाथ दिए थे। और पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक और ये जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी जोड़े थे। इसको कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी जोड़े थे। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आता है, पीवाई की क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा था? तो यही ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जो ऊपर का जो 4 है, ये 4 सिद्धांत को दिए थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़े थे महावीर स्वामी, और यही कहलाता है जैन धर्म के पंच महाव्रत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसने और कब की थी? तो हम लोग लिखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के तृतीय सम्राट, मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना जो हर्यक वंश के जो तीसरे राजा थे, जिनका नाम था उदयन, उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। मतलब इसका मतलब हुआ जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुआ था वो हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन ने 5वीं शताब्दी में की थी। अब आप लोग बताइए कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुआ है वो कौन कौन नदियों के संगम पर हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब और किसके बीच हुआ था? तो हम लोग लिखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। गुप्त काल के जो 2 प्रसिद्ध मंदिर है उन 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताना है। तो हम लोग लिखेंगे गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिरों के नाम तथा स्थान इस प्रकार है। पहला है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताएं। भारत का जो संविधान है उस संविधान की 2 विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो है 395। और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की जो संख्या है वो है 12। अब आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या कितना था? 389 सदस्य था। ये जो 389 सदस्य थे जिसमें से 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश से थे। अब जो 93 जो सदस्य थे ये 93 सदस्य देसी रियासत से थे। तो इतना संविधान के बारे में हमने आपको बताया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने आंसर पे अब आते हैं। अब हम लोग को लिखना है संविधान की 2 विशेषताएं। तो हम लोग लिखेंगे भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे यह लिखित निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है, मतलब भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा हम लोग लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्वपन लोकतांत्रिक
प्रत्यंत निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की गणना की गई है। यह हम लोग इसमें एक और लिख सकते हैं, विभिन्न इसे अलग अलग देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान को अलग अलग देशों से लिया गया है, अलग अलग देशों से लिया गया है। चौथा हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को बताया गया है। आगे लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। जो हड़प्पा लिपि है उसके बारे में क्या जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब हुआ कि जो हड़प्पा का जो लिपि है उसको हम लोग भाव चित्र जो बनाया हुआ है उस चित्र के भाव से हम लोग समझते हैं। इस लिपि में 250 से 400 अक्षर है। जो हड़प्पा लिपि है इसमें 250 से 400 अक्षर है। इसमें 64 मूल चिन्ह है, 64 प्रकार की मूल चिन्ह है। यह लिपि छोटे छोटे समूहों में अभिलेख के रूप में मिली है। अलग अलग छोटे छोटे समूहों में अभिलेख के रूप में मिली है। सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से मिला है जिसमें 17 अक्षर है। हड़प्पा लिपि में जो सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो धौलावीरा से मिला है जिसमें 17 अक्षर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। कितने का है? 5 मार्क्स का है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ। जो भारत का जो संविधान है उसका जो निर्मात्री सभा था उसका गठन कैसे हुआ। हम लोग लिखेंगे भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें 389 सदस्य हो। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 जो होंगे चीफ कमिश्नरी श्रेणी के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि हो। और उसमें यह तय किया गया जो 389 जो कुल सदस्य होंगे उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होंगे, 4 कमिश्नर श्रेणी के प्रतिनिधि होंगे और 93 जो होंगे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। अब चलिए आगे हम लोग इसी में आगे लिखेंगे कि संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ था। जो संविधान सभा का जो गठन था उसे 3 चरणों में पूरा किया गया था। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं 389 सदस्यों की संख्या निश्चित हुई। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 3 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहला जो चरण था उसमें संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन मतलब चुनाव हुआ और उसमें कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। मतलब तय किया गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या हुआ चलिए देखते हैं। द्वितीय चरण का आरंभ 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होता है। मतलब जो दूसरा चरण जो था उसकी शुरुआत 3 जून 1947 ईस्वी को विभाजन योजना के तहत होता है जिसके अनुसार संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया जिसमें 324 प्रतिनिधि होंगे। जब 3 जून 1947 ईस्वी को इसका जो दूसरा चरण होता है दूसरा जो चरण था उस 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होता है। मतलब पहला जो चरण हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था, लेकिन जो दूसरा चरण होता है उसमें भारत से पाकिस्तान अलग हो गए थे और कुछ ऐसे संविधान सभा में सदस्य जो थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। तो अब दूसरा चरण में जो सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे उन सदस्यों को अब इसमें से निकालना था। तो द्वितीय चरण में का जो पुनर्गठन किया गया और उसमें अब 389 से बचकर कितना सदस्य बचे, 324 प्रतिनिधि होंगे, यह तय किया गया। मतलब द्वितीय चरण में तय किया गया कि अब संविधान सभा में 324 प्रतिनिधि होने थे। और तीसरा चरण में क्या होता है चलिए देखते हैं। चरण में देसी रियासतों से संबंधित था। जो संविधान सभा का जो तीसरा चरण जो था वो देसी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। मतलब देसी रियासतों के जो अलग अलग समय पर प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो उस समय भारत में जो 562 जो देसी रियासत जो था वही देसी रियासतों से संबंधित था और ये अलग अलग समय पर अलग अलग प्रतिनिधि क्या हुए संविधान सभा में शामिल हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। मतलब हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व के किन्हीं 4 आश्चर्यों के नाम बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, ये हर साल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और विश्व में के जो आश्चर्य है वो कुल 7 है। आपसे एग्जाम में 7 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर देखे हैं कि 4 ही क्वेश्चन 4 ही पूछ रहा है। तो लिखेंगे विश्व के 4 आश्चर्य के नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला ताजमहल, दूसरा पेट्रा, 3 नंबर चीन की दीवार और चौथा है क्राइस्ट रिडीमर। ये आश्चर्य का मतलब होता है अजूबा। कहा नहीं जाता है कि देश में कुल विश्व में कुल 7 अजूबा है, तो वही अजूबा को आश्चर्य बोला जाता है। पूरे विश्व में आश्चर्यों की संख्या कुल कितनी है? 7 है, जिसमें से क्वेश्चन में हम लोग को आंसर लिखना है 4 का। पहला होगा ताजमहल, दूसरा होगा पेट्रा, तीसरा होगा चीन की दीवार, चौथा होगा क्राइस्ट रिडीमर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? हम लोग लिखेंगे सगुण एवं निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। पहला सगुण भक्ति, इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती है। मतलब जो सगुण भक्ति जो होता है इसमें देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती है, मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। सगुण भक्ति में जो है वो मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। इस परंपरा में 2 मार्ग, कृष्ण कृष्ण भक्ति मार्ग एवं राम भक्ति मार्ग है। जो सगुण भक्ति में 2 मार्ग है, पहला मार्ग है कृष्ण भक्ति मार्ग और दूसरा है राम भक्ति मार्ग। अब हम लोग निर्गुण भक्ति को देखते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमृत, निराकार निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। मतलब इस भक्ति में अमृत, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अब कबीर जो थे किस भक्ति को अपनाए थे? तो वो निर्गुण परंपरा को अपनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? जो भारत का जो संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को से पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उससे लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया था? तो हम लोग लिखेंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। परंतु उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका एक कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जो थे वो कांग्रेस के दिसंबर जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास कराया था। जो पंडित नेहरू जो थे वो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास कराए थे। और 26 जनवरी 1930 का दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी से पूर्व मनाया गया था। मतलब इसका मतलब हुआ कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को प्रस्ताव किया था और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 30 ईस्वी के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी से पहले हम लोग 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी के रूप में मनाया था और इसके बाद आने वाले सालों के हर 26 जनवरी को कांग्रेस ने इसी 26 जनवरी को इसी रूप में मनाया था। इसी पवित्र दिवस को याद ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करने का निर्णय किया।